लास्ट लेक्चर में जो गवर्नमेंट बजट हमने चैप्टर शुरू करा था, तो गवर्नमेंट बजट के बारे में बेसिक तो ये बताया था आपको कि इसमें हम मतलब जो सरकार होती है वो अपने सारे एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर और एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करती है। फिर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी थी, जिसमें आपको बताया था इनइक्वालिटी वाला पॉइंट, जिसमें आपको बताया था रीएलोकेशन वाला पॉइंट, जिसमें आपको बताया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट और 2 पॉइंट छोटे छोटे। लेकिन जो मेन मुद्दा है जहाँ से हमें आज की शुरुआत करनी है वो है ये। मैंने आपको बताया था कि जो सरकार का बजट होता है वो 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं कैपिटल बजट और एक को बोलते हैं रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट मतलब मोटा, रेवेन्यू बजट मतलब छोटा। कैपिटल बजट के अंदर आते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू बजट के अंदर आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज हमारा जो टारगेट है मेनली वो ये है कि हमें इन चारों के बारे में बेसिकली पढ़ना है कि ये क्या है ना। चलो तो आप शुरू करते हैं 1 बाय 1। आ जाओ नोट्स में। चलो तो पेज नंबर 63 पे आपको यहाँ पर सबसे पहले नज़र आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। तो इसमें लिखो मेरे साथ, दोज रिसिप्ट्स which either creates liability or reduces asset. Those receipts which either creates liability or reduces asset, ये इसकी डेफिनेशन है। तो 1 नंबर में अगर क्वेश्चन कभी भी हमसे डेफिनेशन पूछेगा तो यही लिखनी है आपको एग्जैक्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि ऐसी रिसिप्ट्स, मतलब मुझे कुछ पैसा मिला जिनसे या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट रिड्यूस होगा। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं उन्हें तो पता है कि एसेट या लाइबिलिटी क्या होता है। जो नॉन कॉमर्स के हैं उनके लिए बेसिक समझा देता हूँ। लाइबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से बर्डन, बोझ। जैसे हम किसी से लोन लेते हैं तो लोन लेने का मतलब होता है कि हमने एक बर्डन ले लिया, बोझ हो गया, तो उसको लाइबिलिटी कहते हैं। और एसेट का मतलब होता है वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जो आप ओन करते हो। जैसे अभी इस कमरे में अगर मैं देखूं इधर उधर, मेरे लिए ये फर्नीचर, मेरे लिए प्रोजेक्टर, मेरे लिए पंखे, एसी, ये सब क्या हैं? एसेट्स हैं, क्योंकि मैं इनको ओन करता हूँ। तो एसेट और लाइबिलिटी ये मतलब होते हैं। तो आपको सिंबल बनाना है ताकि आपको और अच्छे से याद रहे कि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है और या फिर हमारा एसेट कम हो रहा है। तो सिंबॉलिकली आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको बाद में अच्छे से और याद रहे। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर एसेट कम हो रहा है। दोनों में से कुछ भी होगा तो हम कहते हैं उसको कैपिटल रिसिप्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवाऊंगा जिनसे सरकार की लाइबिलिटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आपको लाइबिलिटी के बढ़ने के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो पहला लिखो, पहला एग्जाम्पल है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। तो हम कौन हैं बताओ? गवर्नमेंट। वेरी गुड। तो हमने किससे पैसा लिया? दादाजी से। तो आपने अगर बोरो करा, मतलब हमने अगर बोरो करा, तो ये हमारी क्या हो रही है? लाइबिलिटी बढ़ रही है ना। तो ये एक कैपिटल रिसिप्ट है। इसी तरह दूसरा, बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। हमने जनता से पैसा लिया तो ये भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तीसरा, बोरोइंग्स फ्रॉम ROW। ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहीं और से बोरो करा। तो मान लो मैंने कनाडा से बोरो करा, USA से बोरो करा, वर्ल्ड बैंक से बोरो करा, मतलब कहीं से भी बोरो करा। तो शुरू के 3 पॉइंट तो सिंपल है सरकार के लिए, मतलब हमारे लिए हम बोरो कर रहे हैं कहीं से भी, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है।
चौथा पॉइंट एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसका नाम है अदर रिसिप्ट्स लाइक पीएफ रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स लाइक पीएफ, पीएफ मतलब है प्रोविडेंट फंड, आपने शायद नेशनल इनकम में सुना हो। तो ये कैसे लायबिलिटी है सरकार के लिए। तो प्रोविडेंट फंड का वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा ये रिवाइज करवा देता हूँ अगर आप भूल गए तो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट याद है वैसे आपको। उसमें क्या होता था कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं आपके नाम के कुछ पैसे कहाँ पे जमा करता हूँ, प्रोविडेंट फंड में। तो देश के अंदर इतने सारे एम्प्लॉयर्स होंगे, उनके इतने सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय का पैसा कहाँ जमा करते हैं, प्रोविडेंट फंड में। तो ये इतनी बड़ी जो गुल्लक है प्रोविडेंट फंड की, वो किसके पास रखी होती है, गवर्नमेंट के पास रखी होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट बन के सोचो, सरकार के पास इतना सारा पैसा रखा हुआ है, तो ये भी तो एक तरह से किसी और का ही पैसा है ना। एक तरह से सरकार के एंगल से अगर आप सोचो तो ये उसने किसी और का पैसा अपने पास रख रखा है, तो वो भी तो उसके लिए बोरोइंग ही हुई ना, काइंड ऑफ। तो ये चारों आइटम्स जो हैं ये बेसिकली क्या हैं, मतलब लाइबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। तो आप इन्हें बोलोगे क्या है, हेडिंग पढ़ो, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये सारी आइटम्स सरकार के लिए क्या हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। वेरी गुड। अब उस साइड आ जाते हैं, एसेट कम हो रहा है। तो एसेट जो है वो दो चीज़ों से कम होता है सरकार का, मतलब हमारे दो आइटम से। पहला लिखो, पहले का नाम है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट आपने कहाँ पढ़ा था, पहले पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी में, एलपीजी के अंदर, प्राइवेटाइजेशन के अंदर। तो ओरली बता देता हूँ दोबारा से, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता था कि गवर्नमेंट अपनी कंपनियों के शेयर्स बेच देती थी। तो या मतलब सिंपल भाषा में सरकार अपने एसेट्स को बेच देती है। तो जब आप अपने एसेट्स ही बेच रहे हो या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ही बेच रहे हो, तो इसका मतलब आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन्स या ब्रैकेट में एडवांसेस। तो रिकवरी ऑफ लोन्स या एडवांसेस, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आप रिकवरी वर्ड पे बादल बना लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, तो अब देखो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस का क्या मतलब है। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमने मतलब हमारे देश ने किसी दूसरे देश को लोन दिया था, ठीक है ना, 5 करोड़ रुपए का। तो जब हम किसी को लोन देते हैं तो लोन देना जो होता है, तो जो आप बच्चे कॉमर्स वाले हो वो तो जानते ही हो, वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि हमने लोन दिया किसी को, लिया नहीं है, दिया। तो अब जब वो कुछ समय के बाद वो वाला देश हमारे 5 करोड़ रुपए के दिए हुए लोन को वापस देगा, हमें वापस लौटा देगा, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिकवरी, मतलब पैसे वापस मिल गए ऑफ लोन। तो जब हमें पैसे अपने वापस मिलेंगे 5 करोड़ रुपए, तो अब एक तरह से ये जो पहले एसेट था लोन देने का, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एसेट रिड्यूस हो गया। तो समझ आ गया रिकवरी ऑफ लोन। तो रिकवरी ऑफ लोन का मतलब होता है कि हमने अगर किसी को लोन दिया था पहले, तो वो लोन के पैसे हमें वापस मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बच्चे की एक क्वेरी आती है, बच्चे की क्वेरी आती है कि सर अगर लोन के पैसे जब वापस मिले 5 करोड़ रुपए, तो सरकार के पास कैश आ भी तो गया, और कैश आ गया तो मतलब ये तो फिर एसेट एक तरह से बढ़ गया, क्योंकि कॉमर्स पढ़ रहा है तो बच्चा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना शुरू करता है दिमाग में कि भाई लोन के पैसे वापस आ गए। तो आप कह रहे हो सर कि लोन जो है वो एसेट हमारा खत्म हो गया, लेकिन बच्चा कह रहा है सर कैश भी तो आ गया, तो एसेट बढ़ भी तो गया। तो अब बताइए इस पर आपके क्या विचार हैं। तो वो तो कह रहा है यस सर
बढ़ गया एसेट, है ना। तो बस तुम्हें, मुझे पता था तुम्हारे ऐसे बच्चे ये सवाल करते हैं, तो मैंने इसलिए पहले ही कर दिया सवाल। तो अब क्या करें फिर, ऐसे तो एसेट कम भी हो गया, एसेट बढ़ भी गया, तो फिर तो जीरो ही हो गया। फिर तो अकाउंटिंग इक्वेशन के नज़रिए से ही देखो, अगर तो लोन दिया था वो वापस मिल गया, तो एक लोन वाला एसेट खत्म हो गया और कैश जो है वो आ गया। तो ऐसे तो अच्छा, जब मैंने डिसइन्वेस्टमेंट लिखवाया था तो तब भी कह देते कि भाई मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट चली गई, तो तब भी तो पैसा आया था। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब था कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो इन्वेस्टमेंट बेची तब भी तो कैश आया था, तो तब भी आप कह देते कि सर इन्वेस्टमेंट गई, एक एसेट चला गया तो दूसरा पैसा भी तो आ गया, वो भी तो एसेट आ गया। तो ऐसे तो मतलब हम अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बनाएंगे तो हर चीज में डुअल एस्पेक्ट चलेगा, वो तो अकाउंटिंग हो गई, लेकिन हम अकाउंटिंग के हिसाब से थोड़ी ना देखते हैं। तो अब ध्यान से सुनना इसका आंसर। हम यहां पर जो एसेट वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो कैश के लिए नहीं यूज कर रहे, हमें कैश से मतलब नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर दोगे, कैश पोर्शन को। कैश के अलावा जो एसेट हो रहा है, मतलब जो लोन दिया या इन्वेस्टमेंट बेची, हमारा फोकस पॉइंट वो है। पैसा आया या गया उससे मतलब नहीं है हमें। बात समझ आ गई? तो जब हमारे लोन की रिकवरी हो जाती है तो हम इसको यही मानते हैं कि हमारा एसेट क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो हम इसको भी कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो क्लियर हो गए? तो इसमें बस दो ही पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक रिकवरी ऑफ लोन। तो आपको बस 4 एग्जाम्पल्स ये वाले और 2 एग्जाम्पल वो वाले अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा, अब एक आखिरी बात, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है क्या? लायबिलिटी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है डेट, DEBT। क्या कहा जाता है? डेट, है ना। डेट का मतलब भी एक तरह से लायबिलिटी ही होता है। तो जब सरकार को पैसा बोरो करके मिलता है तो इस वाले रिसिप्ट को कहते हैं, इसको एक नाम दे दिया बस, इस वाले रिसिप्ट को कहते हैं डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। तो जब सरकार को पैसा मिलता है और लायबिलिटी बढ़कर मिलता है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। तो अगर आप समझदार हो तो आप उस वाले रिसिप्ट का नाम बताओगे जब एसेट बेचकर पैसा मिल रहा है, तो उस वाले रिसिप्ट को क्या कहेंगे? बताओ स्कूल के योद्धाओं। उस वाले रिसिप्ट को कहेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। अच्छा, यानी कि उससे लायबिलिटी नहीं बढ़ रही आपकी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। तो बेसिकली ये पूरा पॉइंट होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो एक बार बस आगे बढ़ने से पहले अपने मुंह से बोलना है आपको, कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन क्या है बताओ। दोज रिसिप्ट्स तो लिख लोगे, मेन मुद्दा क्या है? या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगा। तो जिन रिसिप्ट से लायबिलिटी बढ़ेगी उन्हें कौन सा बोलेंगे? डेट क्रिएटिंग, और जिनसे एसेट कम होगा उनसे नॉन डेट क्रिएटिंग। इतना याद रखना, बाकी अंग्रेजी तो आगे वाले से चेप लोगे आप। उसके बाद है जी नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की लिखो अंग्रेजी, दोज एक्सपेंडिचर which either creates asset or reduce liability, which either creates asset or reduce liability। बस। तो रटने वाले बच्चों के लिए बता देता हूं, अगर आपको कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन याद है तो बस उसी को आप स्वैप कर देना। स्वैप करने का मतलब है कि जैसे अब इसमें देख के सिंबल बताओ एक बार, इस डेफिनेशन को पढ़ के।
दोज एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स एसेट, यानी कि जिनसे आपका या तो एसेट क्रिएट हो या और रिड्यूस लाइबिलिटी, यानी कि जिनसे आपकी लाइबिलिटी क्या हो, कम हो। तो कोई भी ऐसा अगर आप खर्चा कर रहे हो, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो जिनसे आपका एसेट या तो क्रिएट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, या आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उस खर्चे को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कुछ एग्जांपल लिखने, बस 3 ही लिखने। तो पहले एसेट बढ़ाने वाले बताता हूं आपको। तो बताओ, कोई आप बता सकते हो सरकार का कोई ऐसा खर्चा जिससे एसेट बढ़े? हाँ, वो तो नकली एग्जाम्पल है, अच्छा वाला लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अब सरकार देखो सड़कें बनाने पे पैसा खर्च करती है ना, तो सड़क बनाने को आप मानोगे कि सरकार एक नया एसेट क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो क्या है, एसेट है देश के लिए, देश का क्या है, एसेट है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या एटसेट्रा, ब्रिजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स। अब कई बार सरकार बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीदती है, विदेशों से खरीदती है, कहीं से भी खरीदती है, तो इसका मतलब ये क्या क्रिएट कर रही है सरकार, एसेट्स क्रिएट कर रही है। तो इक्विपमेंट्स खरीदना भी क्या है, हमारे लिए एसेट हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जो एसेट क्रिएट कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं ऐसा जिससे लाइबिलिटी कम होगी। तो इसमें लिख लो जी, हाँ, तो ये तुम्हें कैसे पता, वेरी गुड, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो इसमें रीपेमेंट वर्ड जो है वो बादल लगा लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, बिल्कुल सही। तो लाइबिलिटी कम हो रही है। अब रीपेमेंट ऑफ लोन का क्या मतलब है, पहले आप बताओ। तो रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब है नालायको जी कि मान लेते हैं आपने किसी दूसरे देश से लोन लिया, तो जब आप किसी से लोन लेते हो, मान लेते हैं 5 करोड़ का, तो ये आपके लिए क्या है, लोन लेना, लायबिलिटी है। तो अब कुछ दिनों के बाद मान लेते हैं आपने ये लोन जो लिया था वो वापस कर दिया उस कंट्री को, तो जब आप लोन को वापस करोगे तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अब ये जो आपकी लायबिलिटी थी, लोन जो आपने लिया था, ये लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई या ख़त्म हो गई एक तरह से। तो लायबिलिटी के ख़त्म होने पर ये जो पैसा जा रहा है इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये लायबिलिटी कम हो गई, तो इसे बोला जाता है रीपेमेंट ऑफ लोन। तो समझ आ गया, रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या है कि आपने जो लोन लिया था उसके पैसे वापस कर दिए। तो ये हो गया जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक बार अब पहले दोनों रिवाइज करो। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट कम होगा, और इसी को स्वैप कर दोगे, यानी कि एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी, तो वो बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपल होगी कहानी। चलो, तो अब वो लेफ्ट पेज पे जो चार्ट बनवाया था वहां पे आ जाओ। तो अब आपने जो कैपिटल बजट के 2 कंपोनेंट्स लिखे थे, इसका मतलब आपको अब ये कैपिटल बजट के दोनों कंपोनेंट्स आ गए समझ। तो अब इस चार्ट में फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि ये चार्ट आपको बाद में समरी के रूप में काम आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट के नीचे लिखो, एक बार आप ही बोलो, चलो कैपिटल रिसिप्ट कौन से थे, जो लायबिलिटी इंक्रीज करता है और एसेट डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही। तो कैपिटल रिसिप्ट के नीचे आप ये फॉर्मूला सा लिख सकते हो, या मतलब एक सिंबल बना सकते हो, आपका रिवीजन बाद में अच्छा हो जाएगा। यही था ना कैपिटल रिसिप्ट, और इसी को स्वैप कर दो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, हाँ, इस बार एसेट इंक्रीज होगा या लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो क्लियर हो गया पहले कैपिटल बजट के दोनों कंपोनेंट्स।
अब हम चलते हैं जी रेवेन्यू बजट की तरफ, यानी कि अब मैं आपको सिखाऊंगा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आइए, नंबर 3 है जी रेवेन्यू रिसिप्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक स्टार लगा लो। तो इसमें लिखना दोज रिसिप्ट्स which neither creates asset, which neither creates liability, which neither creates liability nor reduces asset, which neither creates liability नॉर रिड्यूसेस एसेट। तो ये इसकी 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई अगर हमसे पूछेगा तो। अब इसको याद रखने का तरीका बता देते हैं आपको। आपने कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन क्या याद करी थी बताओ? कैपिटल रिसिप्ट की इधर या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या एसेट रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट वाली ही डेफिनेशन लिखूं कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एसेट रिड्यूस हो रहा है ना, अगर मैं वही वाली डेफिनेशन लिखूं कैपिटल रिसिप्ट वाली और उस डेफिनेशन को काट दूं, मैं बोलूं कि ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, तो फिर वो रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। यानी कि अगर आप अब पढ़ोगे तो अब अंग्रेजी बन गई नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी, मतलब कि ना तो लायबिलिटी बढ़ेगी नॉर रिड्यूसेस एसेट, ना एसेट रिड्यूस होगा। तो मतलब रटने वाले बच्चों के लिए सिंपल हो गया कि आप कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन लिख देना, मतलब लिखने का मतलब है मन में सोच लेना और उसको काट देना, तो ऑटोमेटिकली वो रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। बात समझ आई? तो ना तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना एसेट रिड्यूस होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाएगा। चलो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें प्रकार आ गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब बड़े सिंपल थे अभी तक के पॉइंट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो सरकार के 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूं, आप भी कर लो। एक को बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू और दूसरा अगले पेज पर है, दूसरे को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो एक को बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, दूसरे को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पहले मैं टैक्स रेवेन्यू समझा देता हूं आपको कि भाई टैक्स रेवेन्यू का क्या मतलब है। तो देखो भाई, सरकार को देखो पैसा कहाँ से मिलता है। आप थोड़ी देर सरकार बन के सोचो, सरकार सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से अर्न करती है? टैक्स लेती है लोगों से, है ना। तो इसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। तो ये तो लिखा ही हुआ है कि टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल टू द गवर्नमेंट, सिंपल। तो टैक्स का मतलब है जो लोग सरकार को कंपल्सरी पैसा दे रहे हैं। अब जो है मज़ेदार बात ये कि टैक्स 2 प्रकार के हैं देश में, क्या ये पता है आपको? तो ये कैसे पता आपको? अच्छा, मतलब पहले पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर तो काम आसान हो गया। तो टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों देश में, तो आप ध्यान से सुनना। एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों का नेचर क्या है वो यहाँ से इस डायग्राम से समझना। तो अगर ये टोपी वाले अंकल जो हैं इनको आप समझ लो कि ये सरकार है, तो सरकार कभी कभी सीधा व्यक्ति से डायरेक्टली टैक्स वसूल कर लेती है। जो ये उल्टे लटके हुए अंकल हैं ये आप हो। तो इस तरह से जब सरकार आपसे टैक्स लेती है तो इसे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन कभी कभी सरकार टैक्स डायरेक्टली ना लेकर आपकी जेब से निकलवाती है किसी और के जरिए। वो कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप रेस्टोरेंट गए खाना खाने, तो आपने रेस्टोरेंट का जो बिल होता है उस रेस्टोरेंट के बिल में कुछ पैसे टैक्स के भी जोड़कर रेस्टोरेंट के मालिक को पे करे होते हैं। अब ये 20 रुपए रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंच गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि रेस्टोरेंट का मालिक वो 20 रुपए खुद रखता है? नहीं, वो सरकार को ही जमा करवाता है, उसके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन होती है। तो ये 20 रुपए अल्टीमेटली इन टोपी वाले अंकल के पास ही पहुंच जाते हैं।
तो ये जो 20 रुपए का टैक्स है इसे कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। कि मतलब टैक्स आपकी जेब से किसी और की जेब में होते हुए सरकार तक पहुंच गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझ आ गया? पहले दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब डायरेक्ट टैक्स की कुछ बातें जो आपको याद रखनी है और रट के तो जानी ही है, वो क्या क्या है? पहला, 1 नंबर में पहली लाइन ये डेफिनेशन भी है। तो डायरेक्ट टैक्स में पहला पॉइंट है कि लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। तो आप सेम पर्सन को हाईलाइट कर लो, यानी कि टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी। और टैक्स का बोझ कौन झेलता है? हम। तो डायरेक्ट टैक्स में पे करने की जिम्मेदारी भी मेरी होती है और उसका बर्डन भी मुझे ही झेलना पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पे करने की जिम्मेदारी और उसका बर्डन अलग अलग लोगों पर पड़ता है। 1 नंबर, यानी कि लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। तो वो कैसे? वो मैं फिर से आपको ऊपर वाला डायग्राम दिखा देता हूं। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो 20 रुपए टैक्स का बर्डन किस पर पड़ा? बोझ किस पर पड़ा? बोलो ना, आप पर। लेकिन उसे सरकार तक जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है? रेस्टोरेंट वाले अंकल की। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा बर्डन किसी और पे पड़ता है। मतलब किसी और, मतलब बर्डन तो आप ही पे पड़ेगा, लेकिन उसको सरकार तक जमा कौन करेगा? कोई और आदमी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं द लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन 2 डिफरेंट पर्सन। तो समझ आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पागल कर देगा और हो सकता है आप अपनी सीट से नीचे गिर जाओ, तो इस पे स्टार लगा लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, ये कीवर्ड है इसीलिए वैसे ही बड़ा दे रखा है, बादल भी बना लिया, इन नेचर। और इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। तो अब इसके जो मीनिंग लिखे हैं वो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है उससे आपको समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब है कि द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, और रिग्रेसिव का मतलब है कि रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। तो मुझे बताइए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो पहले मैं प्रोग्रेसिव समझा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, बस सुन लेना ध्यान से। आप सुन लोगे तो ही बात हो जाएगी समझ में। प्रोग्रेसिव, ये वर्ड जो आया है प्रोग्रेस से आया है। प्रोग्रेस मतलब तरक्की। अब किसी आदमी की इनकम है 100 रुपए, तो सरकार उससे कहती है भाई तुम ना कुछ भी टैक्स मत दो क्योंकि तुम वैसे ही बहुत गरीब हो। किसी आदमी की इनकम है 10,000, तो सरकार कहती है चलो ठीक है भाई तुम थोड़े बहुत ठीक हो, तुम 10 रुपये टैक्स दे दो। किसी आदमी की इनकम है 1 लाख, तो सरकार कहती है भाई तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम 100 रुपये टैक्स दे दो। फिर आते हैं मुकेश अंबानी साहब, तो मान लेते हैं उनकी इनकम बहुत ही बढ़िया है, तो सरकार कहते हैं भाई तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी हो, तो तुम तो बहुत ज़्यादा टैक्स दोगे। तो मतलब जो व्यक्ति जितनी प्रोग्रेस कर रहा है अपनी जीवन में, सरकार उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगा रही है। मतलब मॉडल ऐसा बन गया, तो इसीलिए इस मॉडल को क्या बोल देते हैं? प्रोग्रेसिव। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका नेचर कैसा होता है? प्रोग्रेसिव होता है। समझ आ गया प्रोग्रेसिव का मतलब? तो इसीलिए इसकी अंग्रेजी लिखी थी कि रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस, आपका टैक्स का रेट बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। पहले प्रोग्रेसिव क्लियर हो गया। रिग्रेसिव किसे बोलते हैं हम? रिग्रेसिव का मीनिंग लिखा हुआ था, वैसे उल्टा लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि उसमें आपका रेट ऑफ टैक्स कम हो जाता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। तो ये बड़ा डेफिनेशन एक यूनिक होती है, समझने में बच्चे को कई बार नहीं समझ आती, तो अब बड़े ध्यान से सुनना।
अब रिग्रेसिव या जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये हमेशा प्रोडक्ट्स पर लगते हैं या सर्विसेज पर लगते हैं, किसी व्यक्ति पर नहीं लगते। सरकार मेरे पास आके ये नहीं कहती कि लाओ मेरे को टैक्स दे दो। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो हमेशा किसी प्रोडक्ट पर लगते हैं या किसी सर्विस पर लगते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दो, कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल दे दो। हाँ, जीएसटी लगता है ना। जैसे मान लो आप टूथपेस्ट खरीदते हो फॉर एग्जांपल, है ना, तो आपको उस पर थोड़ा सा टैक्स लगाकर सरकार कहती है प्रोडक्ट पर कि जीएसटी दो। तो हर इनडायरेक्ट टैक्स किसी ना किसी प्रोडक्ट या किसी ना किसी सर्विस पर लगाया जाता है। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनना। तो मैं मान लेता हूं एक छोटी सी नमक की थैली, सॉल्ट का पैकेट, वो 10 रुपए का आता है और उस पर मान लेते हैं सरकार कितना टैक्स ले रही है। ऐसे ही लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि ठीक ही हो, 1 रुपए टैक्स लेती है। तो ये सॉल्ट का पैकेट बाजार में आपको कितने रुपए का मिलेगा? 11 रुपए का, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे इमेजिनरी फिगर्स ले ली। अब एक आदमी है मोनू, बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति है मोनू, इसकी इनकम है मात्र 100 रुपए। अब इसने भी ये सॉल्ट का पैकेट खरीदा, तो बताओ इसने सरकार को कितने रुपए टैक्स दिया होगा? 11 नहीं, टैक्स 11 तो पूरा सॉल्ट का पैकेट है। टैक्स कितना दिया? एक तरह से 1 रुपए दिया होगा। इसी तरह एक दूसरा आदमी है मुकेश अंबानी, उसकी इनकम मान लेते हैं ऐसी है 100 करोड़ रुपए। उसने भी नमक का पैकेट खरीदा सॉल्ट का, तो उसने सरकार को कितना टैक्स दिया होगा? उसने भी 1 ही दिया होगा। तो आपको अब ये थोड़ा सा समझने का पॉइंट है, अब ध्यान से सुनना। अगर आप इसे परसेंटेज की टर्म्स में कंपेयर करो, प्रतिशत के हिसाब से, एब्सोल्यूट नहीं बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो उसने भी 1 ही रुपए दिया, उसने भी 1 ही रुपए दिया। लेकिन इसको प्रतिशत के हिसाब से देखो, बर्डन के हिसाब से देखो कि जिस आदमी की इनकम ही 100 रुपए है वो 1 रुपए का अगर टैक्स दे रहा है, तो मतलब इस आदमी के लिए तो 1% है टैक्स। एक तरह से अगर वो कमाई 100 रुपए रहा है और 100 रुपए में से उसने 1 रुपए टैक्स दे दिया, तो इस आदमी को, मोनू को तो बड़ी तकलीफ होगी ना। लेकिन मुकेश अंबानी के हिसाब से सोचो, उसकी इनकम तो 100 करोड़ रुपए है, वो भी 1 रुपए ही टैक्स दे रहा है, लेकिन क्या उसको भी तकलीफ उतनी होगी कि ये 1% है? क्या उसकी भी इनकम का 1% है? उसको तो नहीं है ना 1%, उसके लिए तो ये बहुत कम है। तो रिग्रेसिव टैक्स नेचर का मतलब ये होता है कि जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी ना, उस पर उसका बर्डन उतना कम पड़ेगा। ये मतलब है, बात समझ आई? रिग्रेसिव का मतलब है जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उस पर बर्डन उतना कम पड़ेगा। मुकेश अंबानी पर ये सॉल्ट खरीदने का बर्डन कितना पड़ेगा? 1 रुपए का, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। तो ये मतलब है, इसे बोलते हैं रिग्रेसिव। तो समझ आ गया सब बच्चों को? प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। तो ये बस आपको कीवर्ड्स वैसे याद रखने, बाकी समझा मैंने दिए। तो प्रोग्रेसिव है जिसका बर्डन बढ़ता रहता है इनकम बढ़ने के साथ, लेकिन रिग्रेसिव का मतलब है जिसका बर्डन कम हो जाता है इनकम बढ़ने के साथ, है ना। मुकेश अंबानी जी को बर्डन ना के बराबर लगेगा। तीसरे पॉइंट में बस एग्जांपल्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूं क्या याद रखने हैं। डायरेक्ट टैक्स के बस 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं जो आपको क्या क्या हैं। पहला, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब है सरकार किस पर टैक्स लगाती है? लोगों पर, उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। और दूसरा आपको याद रखना है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स का मतलब है सरकार किस पर टैक्स लगाती है? कॉरपोरेशंस पर। तो एक हो गए नेचुरल पर्सन, दूसरे हो गए आर्टिफिशियल पर्सन्स, हैं दोनों पर्सन ही। तो सरकार इन दोनों से जब टैक्स लेती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। बस बाकी एग्जाम्पल में और दे रखे हैं प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि एस्टेट ड्यूटी। ये मतलब आप ऐसी बस रीड करके छोड़ देना क्योंकि ये अब रेलिवेंट नहीं है। इसी तरह पहले एक होता था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ये तो अब हट ही चुका, तो ये तो वैसे ही बेकार हो गया। तो आप बस 2 ही एग्जाम्पल्स याद रखना। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल वो तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबसे बड़ा, मेन, प्राइम। बाकी कुछ छोटे मोटे और मैंने लिख लिए, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स,
आप सिनेमा हॉल जाते हो मूवी देखने, तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, ये सब है ना। बाकी ये सब ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, सिन टैक्स। सिन टैक्स क्या होता है? सिन का मतलब जो आप पाप वाले काम करते हो ना, पापी कर्म करते हो आप, तो सरकार कुछ आपकी कुकर्मों पर भी टैक्स लगाती है। तो कुकर्मों पे टैक्स लगाने को सिन टैक्स भी कहते हैं। तो जैसे आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हो, सिगरेट के बिना आप रह नहीं सकते, तो सरकार ये मानती है कि ये सब पापी काम है, तो इन पर ज़्यादा टैक्स लगा लेती है, तो इसको सिन टैक्स भी कह देते हैं। तो मतलब सिन टैक्स एक कॉन्सेप्चुअल वर्ड है, ऐसा नहीं कि आपको बाजार में कोई बोलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो सिन टैक्स एक कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो समझ आ गया पहले? चलो, तो अभी पता है हम कहाँ पर हैं? बताओ। अभी हम सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने बस एक टाइप बताया है, टैक्स रेवेन्यू। अब सरकार को पैसे कमाने के कुछ और भी तरीके होते हैं सरकार के पास, उन तरीकों को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, चलो, तो इसमें आप मेरे साथ मार्क करते रहो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू स्टेट या प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब सरकार ने किसी को लोन दिया, तो बताओ सरकार को लोन देने के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो गई सरकार की इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसी तरह सरकारी कंपनियां जो थी, जो आपने पढ़ाई था पहले लेक्चर में, है ना, एग्जाम्पल्स दिए थे ना, गेल, सेल, एनटीपीसी। अब जितनी भी सरकारी कंपनियों ने मुनाफा कमाया, तो ये सारा मुनाफा किसे मिलेगा? मतलब सरकार को ही मिलेगा अल्टीमेटली। तो ये भी सरकार की इनकम हो गई। इसी तरह सरकार को बहुत से अपने निवेश पर यानी इन्वेस्टमेंट्स पर क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है, डिविडेंड रिसीव हो जाता है। तो ये भी सरकार की इनकम हो गई। फिर कल विजित आ रहा था बाइक पे, हाथ छोड़ के चला रहा था बाइक, तो पुलिस वाले ने उसका चालान कर दिया 5,000 रुपए का, तो उसको फाइन देना पड़ा। तो अब ये जो 5,000 रुपए का फाइन विजित भाई ने दिया, तो ये 5,000 रुपए भी किसको मिल गए? गवर्नमेंट को ही मिल गए अल्टीमेटली। फिर आपको विजित भाई यूएस जाना था, आप पासपोर्ट बनवाने गए थे, तो पासपोर्ट ऑफिस वालों ने फीस ली कि नहीं ली? तो सरकार को कई बार कहां से भी पैसा मिल जाता है? फीस एंड फाइन से। तो ये भी सरकार की इनकम हो गई, फीस एंड फाइन्स। उसके बाद फिर कभी ना कभी सरकार कहती है कि भाई हमें कुछ डोनेशन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कुछ लोग सरकार को डोनेशंस भी देते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं। तो ये भी सरकार के लिए क्या हो गई? एक इनकम हो गई, रिसिप्ट्स हो गई। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो सरकार टैक्स के अलावा कमा रही है। इसमें टैक्स नहीं ले रही, लेकिन फिर भी दूसरे सोर्सेस से पैसा अर्न कर रही है। अब दो स्पेशल पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पर स्टार लगा लेते हैं। एक को बोलते हैं एस्चीट। तो एक आदमी का नाम है मोहन गोपाल। तो बेचारे मोहन गोपाल के आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। आगे पीछे रोने वाला मतलब है कि उसका कोई परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है, अकेला रहता था बेचारा मोहन गोपाल। अब मोहन गोपाल के पास एक बहुत बड़ा घर था, और मोहन गोपाल जो है वो दुनिया छोड़कर चला गया। अब ना तो उसका कोई बेटा, ना कोई उसकी पत्नी। अब उस घर को मतलब किसे मिलेगा वो घर? गवर्नमेंट को। तो बस ये भी तो सरकार के लिए क्या हो गया? इनकम ही हो गई ना, एक तरह से फायदा ही हो गया सरकार का। तो इसे बोलते हैं एस्चीट, यानी कि एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिली हुई इनकम। किसकी प्रॉपर्टी? एक ऐसे आदमी की जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब जिसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं एस्चीट। समझ आ गया एस्चीट? और छठा होता है स्पेशल असेसमेंट। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ स्टोरी स्पेशल असेसमेंट की यहाँ पे। अब मान लेते हैं ये एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है जहाँ आप रहते हो।
अब फिलहाल इसके आसपास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब है कि जो बेसिक चीज़ें हैं बस वो हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब सरकार ने इसी के बिल्कुल सामने से एक मेट्रो स्टार्ट कर दी, रेलगाड़ी जाने लगी आपके बिल्कुल घर के बाहर। तो जैसे ही सरकार ने ये डेवलपमेंट काम करा तो इसका फायदा किसे मिलेगा? प्रॉपर्टी ओनर्स को। तो जब सरकार कोई डेवलपमेंट काम करती है तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, यानी कि आपके जो घर की कीमत होगी, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। अब आपका घर एक बहुत ही अच्छी लोकेशन का हो गया, आपके घर के पास मेट्रो हो गई, तो अब सरकार आपके पास आई, सरकार कह रही है हाँ जी भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है। तो आप कह रहे हो हाँ, तो सरकार कह रही है कि काम किसने करा डेवलपमेंट का? तो आप कह रहे हो कि आपने करा। और प्रॉपर्टी की वैल्यू किसकी बढ़ गई? आपकी बढ़ गई। तो सरकार कहती है कि भाई हमारी मेहनत की वजह से आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, तो हम आपसे इस बात के बदले में कुछ पैसे लेंगे। तो आप सरकार को मना कर सकते हो क्या? बताओ, नहीं मना कर सकते। तो बस इसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। तो ये भी तो सरकार की इनकम हो गई ना। तो ये लिखा है देखो, पेमेंट्स पेड इन कैश इन लमसम, मतलब इकट्ठा एक साथ, बाय, किसने पेमेंट करी? प्रॉपर्टी ओनर्स ने। किस लिए करी प्रॉपर्टी ओनर्स ने? फॉर इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी टेकन बाय गवर्नमेंट। क्योंकि सरकार ने जो डेवलपमेंट एक्टिविटी करी उसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है समर्थ भाई, घड़ी देख ली? बोलो हाँ। समझ आया पहले स्पेशल असेसमेंट? समझ आ गया। तो सब बच्चों को समझ आया? आओ फिर पहले यहाँ तक दोबारा रिपीट करो कि हम कौन से गलियारों में हैं। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की परिभाषा को रटने का क्या तरीका है? कैपिटल रिसिप्ट वाली काट देना। ठीक है। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट कितने टाइप के होंगे? दो। कौन कौन से? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू तो चलो अलग हो गए, टैक्स रेवेन्यू भी दो टाइप के क्या क्या हो गए? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड। तो अब अपने लेफ्ट वाले पेज पर आ जाओ जहां वो चार्ट बनाया था। तो अब इस चार्ट में हम पहले रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन लिखें, तो कैसे लिखें आप बताओ? सिंबॉलिकली। कैपिटल रिसिप्ट वाली पहले चेप लो और फिर काट दो। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट पहले वो लिखकर फिर इसको काट दो। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन बन गई। और अब इसके दो टाइप्स बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट के। कौन कौन से हैं दो टाइप्स? हाँ, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू आप बनाओ ना मैडम, और नॉन टैक्स रेवेन्यू। और फिर बताओ मैडम, टैक्स रेवेन्यू के भी दो टाइप्स क्या? हाँ, तो बनाओ इसी के नीचे ताकि पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। याद है हथेली की जगह छुड़वाई थी, वो इसी काम के लिए तो छुड़वाई थी नीचे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स रेवेन्यू भी दो टाइप का हो गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब आप तीन बातें सीख चुके। कैपिटल रिसिप्ट सीख गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर सीख गए, रेवेन्यू रिसिप्ट सीख गए। अब जो आखिरी है सबसे छोटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक बार ऐसे ही बताओ कि इसकी डेफिनेशन कैसे बन रही होगी बेटी। और रटने वाले बच्चे को कैसे रटवाऊं? कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली लिखकर उसको काट दो। ठीक है, तो पहले अपना चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली सेम डेफिनेशन लिखकर उसे काट दो। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली लिखो पहले,
सेम इंक्रीज इन एसेट या रिड्यूस इन लाइबिलिटी और उसको कट कर दो। तो अब लिखते हैं, आ जाओ। तो नंबर 4 आखिरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, दोज एक्सपेंडिचर which neither creates asset nor reduce liability, which neither creates asset nor reduce liability, है ना। दोबारा से वही सिंबल बनाकर काटने के लिए लिख लो, यानी कि जिनसे ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है ना लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो मतलब रटने वाले बच्चे के लिए बात सिंपल कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन लिखकर काट देना। तो नीदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, यानी कि कुछ छोटे छोटे खर्चे। तो सरकार के कुछ छोटे खर्चे लिखते हैं हम, 3 ही एग्जाम्पल्स लिखने हैं बस। तो लिखो पहला एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब सरकार ने इंटरेस्ट पे करा, तो ये सरकार के लिए एक छोटा सा खर्चा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब छोटे खर्चे, ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ कभी वैसे सोचना हो तो सरकार के छोटे खर्चे हैं ये इंटरेस्ट पेमेंट्स। या इसके अलावा दूसरा, सब्सिडीज गिवन और सैलरीज गिवन। सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देती है, तो ये सरकार के लिए छोटे छोटे एक्सपेंस हैं। या इसी तरह डिफेंस एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, तो ये सब सरकार के रोजमर्रा के मतलब रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं, एटसेट्रा। तो इन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस, तो आप यहाँ तक लाइन लगा लो। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर का मतलब एक तरह से मेन पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो बस अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, फिर अगले लेक्चर में आतंक मचाएंगे। तो डन।